नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, अर्थात रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहते हैं। तो इसके लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, सन 1911 में 100 नैनोमीटर के स्वर्ण पत्रक लिया और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, अल्फा कण रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव विकिरण होता है जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलता है। तो स्वर्ण पत्रक पर उसकी बौछार की। यह है स्वर्ण पत्रक का, सोने की पत्र का एक परमाणु। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश, ठीक है, क्या, जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रक पर अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार निकल जाते हैं। इस तरह से स्वर्ण पत्रक के आर पार निकल गए। ठीक, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है। ठीक, दूसरा है कुछ अल्फा किरणें स्वर्ण पत्रक से टकराने के पश्चात न्यून कोण में विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्रक से टकराने के पश्चात न्यून कोण में विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा कण में धनावेशित चार्ज होता है, तो परमाणु में धनावेशित भाग होता है, जिससे ये अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर न्यून कोण में विक्षेपित होता है। ठीक है, आ गया समझ में? क्या बोला? कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्रक से टकराने के पश्चात न्यून कोण में विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग होता है, जिससे धनावेशित अल्फा कण प्रतिकर्षित हो जाता है। अब बहुत कम अल्फा कण परमाणु से टकराने के पश्चात, परमाणु में आ रहे हैं, परमाणु से टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं जिस दिशा से वो आते हैं या जिस मार्ग से वो आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? बहुत कम अल्फा कण स्वर्ण पत्रक से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं या उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं जिस मार्ग से वो आते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के मध्य में जो धनावेशित भाग पाया जाता है उसका द्रव्यमान और आकार बहुत कम होता है। ठीक है, उसका द्रव्यमान और आकार बहुत कम होता है। फिर से देखते हैं एक बार कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्रक के आर पार निकल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, कुछ अल्फा किरणें स्वर्ण पत्रक से टकराने के पश्चात न्यून कोण में विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु में धनावेशित भाग पाया जाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और तीसरा है कि बहुत कम अल्फा कण स्वर्ण पत्रक से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं जिस मार्ग से वो आते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के मध्य में जो नाभिक होता है उसका द्रव्यमान व आयतन व आकार बहुत कम होता है। ठीक, ये रहा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अब देखते हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की सीमाएं। पहला पॉइंट बोलता है कि देखिए यहाँ पर भी है, परमाणु के नाभिक को सूर्य के समान तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान मानना सही नहीं है। हम जानते हैं कि क्या होता है, सूर्य केंद्र में होता है और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन परमाणु और नाभिक को ऐसा मानना संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूर्य और ग्रह उदासीन होते हैं, मतलब अपनी स्थिति पर चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है। ठीक है, प्लस और माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होता है जिस पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। तो विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत के अनुसार जब कोई आवेशित वस्तु गति करता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वित्तीय गति करता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस प्रकार लगातार ऊर्जा निकलते रहने के कारण इलेक्ट्रॉन की गति मंद होते होते यह स्थिर हो जाता है तथा नाभिक से आकर्षित होकर नाभिक में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये परमाणु का नाभिक है और यह इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है? नाभिक की चारों ओर वित्तीय गति करता है, तो इसके ऊर्जा का ह्रास होता है और अंत में ये जाकर नाभिक से टकरा जाता है।
जिससे परमाणु क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। और हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, स्थायी होता है। ये न तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है, केवल इसके रूप में रूपांतरण होता है। ठीक, ये इसकी सीमा है पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा उत्सर्जित होता है उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है, अब गति कर रहा है क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यह स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि यह स्पेक्ट्रम कैसा होता है, विविक्त, डाइवर्स प्राप्त होता है। अतः ये नहीं बताता कि सतत स्पेक्ट्रम की जगह विविक्त स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त हो रहा है। ठीक,